ओम शांति। दादी जी के संस्मरणों को लेकर हम एक नई कड़ी लेकर आए हैं। दादी जी के साथ जो पल बीते हैं उनमें से बहुतों ने दादी जी को देखा है। दादी जी के साथ के अनुभवों को जिन्होंने किया है वो आज हमारे साथ हैं और अपने संस्मरण वो हमारे सामने रखने वाले हैं। इनमें से कुछ संस्मरण ऐसे हैं जो उनके साथ के अनुभवों को जीवंत आपके सामने प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। उनके सुनने मात्र से ही ये अनुभव होगा कि जैसे हम भी दादी जी के सामने हैं। आइए ऐसे ही कुछ दादी के स्मृति पटलों पर हम भी वापस लौटते हैं। आज दादी जी के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी। ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी 1957 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े और 1961 में साकार ब्रह्मा बाबा ने उन्हें ईश्वरीय सेवा में समर्पित कराया और तब से लेकर अब तक ईश्वरीय सेवाओं में अनवरत वो जुड़े हुए हैं। फिल वक्त आत्म प्रकाश भाई जी ज्ञानामृत और वर्ल्ड रिन्यूअल के मुख्य संपादक हैं और साथ ही जो भी लिटरेचर ईश्वरीय विश्वविद्यालय का छपता है वो सब कुछ इन्हीं की देखरेख में छपता है। एक बहुत ही अच्छे वक्ता होने के साथ साथ ये बहुत ही प्रगाढ़ लेखक भी हैं। इनका चिंतन आप समय समय पर ज्ञानामृत में और वर्ल्ड रिन्यूअल में पढ़ते हैं। तो आइए भाई जी से सुनते हैं दादी जी के संस्मरण। भाई जी, दादी प्रकाशमणि जी के बारे में हर कोई बहुत सारी चीजें बताता है, हर कोई उनकी विशेषताओं का वर्णन करता है। उन विशेषताओं को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं समझता हूं कि आपके अनुभव होंगे, क्योंकि आपने भी काफी समय तक दादी जी के साथ अपना समय बिताया और ये सभी को पता है कि 1992 से लेके आप शांतिवन में रहे हैं और शांतिवन में जो ज्ञानामृत और वर्ल्ड रिन्यूअल की सेवाएं होती हैं, ज्ञानामृत प्रिंटिंग प्रेस की सेवाएं होती हैं, उन सभी सेवाओं में आपने बहुत बार दादी जी को अंग संग रहने का मौका मिला है, उनके साथ काम करने का मौका मिला है, उनकी पालना लेने का भी मौका मिला है। और मैं ये भी समझता हूँ क्योंकि आप साकार बाबा के समय से रहे हैं, तो दादी जी के अर्ली डेज में जब दादी जी को दादी जी नहीं जानते थे लोग, दादी जी बस सेवा करती थी, उस समय पर भी आपने दादी जी को देखा। तो हम उन यादों को वापस ताज़ा करना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम मैं जो उनसे मिला, उनसे रूबरू हुए वो 1957 में राजौरी गार्डन दिल्ली में मिलने का मौका मिला जी। जब वहाँ पर बाबा मम्मा भी थे और बहुत बहनें थी। उस समय इनको दादियाँ नहीं कहते थे, बहनें कहते थे। तब दादी प्रकाशमणि भी वहाँ पर थी। मैंने एक दृश्य देखा कि दादी प्रकाशमणि जो उस वक्त कहीं दिल्ली कैंट में कहीं सेवा करके आए थे और जब अंदर आया तो बाबा ने उनका आह्वान किया और उनको मिले। ऐसा बाबा ने उन पर इतना स्नेह उड़ेल दिया, बहुत स्नेह प्यार से उनको प्यार किया। उसी एक बात से मुझे ये फीलिंग आई कि ये जो बहन है, दादी है, ये बहुत कुछ महान है, यानी बहुत महान आत्मा है, ये बहुत बड़ी है, कोई छोटी बहन नहीं है। पहले हम दादी को नहीं जानते थे, प्रकाशमणि को नाम भी नहीं सुना था। उसी एक सीन से ही देख करके मालूम पड़ा कि ये बहुत बड़ी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कोई बहुत महान सिस्टर है और बाबा का उन पर बहुत प्यार है, बहुत फेथ है जी। एक बात ये हुई फर्स्ट टाइम। और फिर तो हम बार बार कहीं कभी पटना में कभी बॉम्बे में मिलते रहते थे, जाते थे तो मिलते ही थे। एक बार जब मैं दिल्ली में था और हमने एक चित्र तैयार किया सीढ़ी का, उस वक्त दादी जी राजौरी गार्डन में आए हुए थे और हमको वो भेजना था बाबा को दिखाने मधुबन में, इनके साथ भेजा जी। तो वो जब बाबा को उन्होंने दिखाया, इस प्रकार से दिखाया, बाबा को बहुत अच्छा लगा। उस दिन के बाद भले हम सेवा पहले भी करते थे, परंतु हमारा कनेक्शन थ्रू भ्राता जगदीश जी के था
केवल यानी चित्र वो लिटरेचर की सेवा में लगे थे। जब बाबा ने चित्र देखा और उन्होंने दिखाया तो बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने उस दिन के बाद मुझे बाबा के पत्र आने शुरू हुए कि ये करो, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, यहाँ पर ये चित्र चेंज करो, उसमें जैसे आप चित्र आप देखते हैं पहले शुरू शुरू में ऐसा बना हुआ नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे बाबा चेंजेस कराते गए थे और मैं उनको बनवाता रहता था। तो दादी ही जैसे मानो मेरा कनेक्शन बाबा से डायरेक्ट कराने में निमित्त बने। एक ये हुआ। उसके बाद तो जब बाबा अव्यक्त हो गए तो फिर हमारे इस डिपार्टमेंट का चित्रशाला हम तो बनाई थी हमने 4-5 आर्टिस्ट रख करके। उसका लिटरेचर का भी ज़्यादा कनेक्शन, क्योंकि जो स्थूल डिपार्टमेंट थे वो ज़्यादा दादी के कनेक्शन होते थे। तो उनका कनेक्शन ज़्यादा हुआ। तो अभी फिर हमारा दादी से ज़्यादा लेन देन होता था। तो ये शुरुआत के दिनों का है जब आपने पहली मुलाकात के बाद दादी के साथ। फिर उसके बाद ये फिर एक बार दादी जी आए तो उन्होंने पूछा कैसे है। मैंने कहा दादी बहुत कार्य है, संस्था बढ़ती जा रही है, लिटरेचर बढ़ता जा रहा है, हमको कभी किसी प्रेस में, कभी किसी प्रेस में, कभी किसी प्रेस में जाना पड़ता है, तो हम चाहते हैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस हो। दादी ने कहा लगाओ। उस समय कोई इतना वो इतना नहीं था हमारी संस्था की खर्चा ज़्यादा कर सके। फिर भी दादी ने कहा क्या फंड्स चाहिए। उन्होंने फंड्स अलाउ किए तो हमने एक छोटी सी मशीन, प्रिंटिंग मशीन वहाँ कृष्ण नगर में लगाई, दिल्ली में लगाई। हाँ दिल्ली में लगाई और दादी जी ने स्वयं उसका उद्घाटन किया। तो कहना पड़ेगा जो ओम शांति प्रिंटिंग प्रेस है उसकी फाउंडर कहें, उसका जो निमित्त बनी वो हमारी दादी जी। तो ये भी उनके प्रति जाता है। और भी एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि एक बार वो कलकत्ता से पांडव भवन दिल्ली में आए हुए थे। हम कृष्ण नगर में रहते थे। हमारी जो सिस्टर इंचार्ज थी वो लंदन गई थी। तो हम सब मिल कर के दादी जी से मिलने गए। जब भी कोई आते थे तो सब इकट्ठे होते थे पांडव भवन में। क्लास पूरी हुई तो दादी जी ने कहा आत्म इधर आओ। मुझे आत्म शब्द बुला कर कहती थी कि आज मुझे कृष्ण नगर जाना है। हाँ, और जमुना पार है, आप जानते हो, इतना कोई वक्त डेवलप भी नहीं था, तो वहाँ जाना है। मैंने कहा दादी अभी तो हमारी तैयारी भी नहीं है और हमारी दादी जो हमारी टीचर इंचार्ज वो भी यहाँ पर नहीं है, तो हम फिर आपको कभी निमंत्रण दें। मैं कह रहा हूँ कि अभी मुश्किल है। दादा ने कहा आज मुझे आज ही जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, हम वहाँ से फिर जल्दी चले। आ करके सबको टेलीफोन से इन्फॉर्म किया दादी जी आ रहे हैं। वो सब आश्चर्य कहें कि बड़ी दादी कैसे आएगी। तो अभी हम स्वागतम लिख ही रहे थे कि दादी जी पहुँच गए और स्वागतम पर पाँव रख दिया। हाँ अब स्वागत हो गया। तो उसके बाद जहाँ हम क्लासरूम था वहाँ बैठे और कोई 10-20 इकट्ठे भी हो गए थे। तो साथ में एक डॉक्टर था जो क्या जिसका मकान हमारे साथ था, थोड़ी मामूली दूर था। वो बीमार हो गया था। वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, काफ़ी बाबा से प्यार था उसका। बीमार था, उसकी टांग टूट गई थी तो वो आया नहीं क्लास में। वो मुझे बार बार किसी के द्वारा कहला के भेजे। हम जब बैठे थे संदल पर दादी के साथ कि मुझे दादी से मिलना है, दादी से मिलना है। मैं हिचकिचा रहा था, अभी उसका घर भी ठीक नहीं और वो बीमार है बेचारा, कैसे है क्या नहीं, कैसे दादी वहाँ कैसे जाएगी मिलने के लिए। 2-3 बार ऐसा हुआ तो दादी पूछती क्या बात है, क्या कारण क्या है, क्या हो रहा है। मेरे दादी एक डॉक्टर ऐसा है जो बीमार है, वो कहता मैं दादी से मिलना है, आ नहीं सकता। दादी उसी वक्त उठ करके वो अपनी चप्पल पहन करके जैसे ना नंगे पैर के भक्तों से मिलने जाता है, सीधी उसके घर में गए। हम भी साथ गए, उसको दृष्टि दी, उसको अमृत पिलाया और हार भी दिया। मालूम नहीं भी ऐसा कुछ, हमने हार जो ले रखे थे। तो वो इतना खुश हुआ, बहुत खुश भी हुआ और वो बड़ा तृप्त हो गया। और कुछ समय के बाद उसने शरीर छोड़ दिया। तो वो कह के गया था अपनी वाइफ को कि ये मकान जो हमारा है ये ईश्वरीय सेवा में ही लगाना है। तो तभी से वहाँ हमने हाल बना लिया। और जब उसकी पत्नी भी चली गई तो वो पूरा मकान जो था इस ईश्वरीय सेवा में लगा दिया।
और देखिए मैं दादी को क्यों खींच पड़ रही थी, जैसे कहते हैं ना भगवान भक्तों के आगे पुकार सुन के जाता है, जैसे शिव बाबा हमारे भक्त वत्सलम है, ऐसे दादी भी भक्त वत्सलम की तरह उसको मिलने के आई और उसकी सब कुछ समर्पण करा के यानी उसका भाग्य बना दिया। ये मैंने ये अनुभव किया उस वक्त। कहीं पर किसी और के भाग्य को बनाने के लिए भी हाँ निमित्त बनी, नहीं तो कोई कारण था नहीं कि वो कृष्णनगर में है, कोई काम नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं था। देखिए कैसे ड्रामा अनुसार दादी को खींच पड़ी और वो खींच रहा था और मिल करके एक यज्ञ का कार्य भी हो गया और उस आत्मा का भी भाग्य बन गया। जी। ये बात। एक बात जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें आपने बताया कि कैसे वो खींच है जो इतनी सरलता से दादी ने इस काम को किया। बहुत सारे लोग दादी की विशेषताओं को काउंट्स करते हैं और इतने विशेषताएं हैं दादी की, जितने आप काउंट करेंगे उतने बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं। आपने कुछ ऐसे विशेष गुण विशेषताएं दादी मैं में आपको देखी बताऊं होंगी? भाई, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तो जो शिव बाबा के गुण थे वो ब्रह्मा बाबा में आ गए। जी। और ब्रह्मा बाबा ने इन दादियों से इनकी पालना की, उन द्वारा ज्ञान सुना, तो जो ब्रह्मा बाबा में गुण थे या शिव बाबा के गुण थे वो इन दादियों में भी हैं। नंबरवार तो है ही, लेकिन हमारी इस दादी में बहुत थे। हम बताएं आपको, वो निरहंकारी थी। मैंने कभी भी इतना कुछ होते हुए भी, इतना कारोबार था, सब कुछ था, शी वाज ऑलवेज, मैं उनके चेहरे पर कभी कोई चिंता के कहें रेखाएं देखे या कुछ और कोई असमंजस की चीज़ देखे, कभी नहीं देखे। ऑलवेज मुस्कुराते हुए, हंसते हुए वो देखा, खुश, हमेशा खुश देखा। और सदा उनको जैसे मैं एक निमित्त हूँ ऐसा देखा। और निर्माण तो थे ही, निमित्त भी थे, निमित्त निर्माण और निरहंकारी थे वो। कभी उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि भाई मैं पन का था ही नहीं। आप जानते हैं हमेशा दादी का ये विचार है, ये कह देंगे, मैं कहती हूँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। उनके बहुत बार हमने क्लासेस में भी ये देखा है कि दादी ये कहना चाहती है, दादी ये कहती है, तो अपने आप को भी थर्ड पर्सन के रूप में उन्होंने देखा। यस यस, जैसे नहीं बाबा ये कहते हैं, मुरली में आता है बाबा कहते हैं जी। बाबा बोल रहे हैं, तो ये भी वो भी बाबा की तरह ही अपने को बाहर हटा करके मेरा नहीं है, दादी का ये विचार है। मैं बताऊं, एक दफ़ा चिट चैट के भी दादी से होती थी, दादी के हमेशा कहती थी ना मान चाहिए, ना मर्तबा चाहिए, ना मनी चाहिए, ना महिमा चाहिए, मुझे तो मेरा बाबा चाहिए। शी वॉज ऑलवेज इन चीज़ों से परे थी। जैसे भले कोई यज्ञ को चलाना है तो करना पड़ता है, लेकिन उसमें फंसे हुए हों, न मान, ना मर्तबा, ना मनी, ना महिमा, इससे परे थे। और हमेशा उनकी कोशिश होती थी कि हर एक को संतुष्ट रखे। मैं बताऊं अपनी लाइफ में मैंने आज तक दादी कुछ देने के लिए कभी नहीं कहा। उनने बगैर मेरे कहे सब कुछ किया। हमारी प्रिंटिंग प्रेस आई तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उनका ही वो था कि जब संस्था की प्रिंटिंग वो इसमें प्रिंटिंग वर्क बढ़ता जाता था, किताबें बढ़ रही थी, विस्तार होता जाता था, तो हमारी इच्छा थी कि क्या करें। वहाँ जगह मकान छोटा था, मकान हमने लिया था, तो एक नोएडा में जाने का विचार था। फिर हम आया, दादी से पूछा, दादी ने कहा मेरी तो इजाज़त, अगर आप चला सकते हैं यहाँ, क्योंकि यह छोटा सा गांव है, यहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं है, अगर आप चला सकते हैं तो वेलकम है। तो प्रिंटिंग प्रेस का मकान बनाना शुरू हुआ। यहाँ पर शांति तो दादी थी, दादी ने अपनी फाउंडेशन दादी का रखा हुआ है जी। और शुरू किया। तो दादी ने कहा नहीं विस्तार तो होना, तो बड़ा, दादी जी ने और जगदीश भाई ने कहा और बड़ा होना चाहिए। हमें जो नक्शा बनाया था उससे बड़ा किया। और जब वो प्रिंटिंग उद्घाटन हुआ, दादी जी ने उद्घाटन किया अप्रैल 1992 में उद्घाटन हुआ, चालू हो गई। तो कार्य और बढ़ रहा था।
तो एक दफ़ा एक प्रिंटिंग मशीन का दादी जी बाइंडिंग का उद्घाटन करने के लिए आए थे, देखा इतना भीड़, एक हाल में कितना कोई काम हो रहा है, कागज़ भी पड़ा है, बाइंडिंग भी हो रही है। तो उन्हें ऊपर एक बहुत बड़ा हाल था, हमने फटाफट वो कहा ये भी आप इस्तेमाल करो। यानी हमने कभी भी दादी से कुछ मांगा नहीं, दादी ने स्वयं ही अपने आप दिया। यानी हमारी ज़रूरत को देख करके सब कुछ उन्हें बिगड़ मांगे जैसे होता है ना, उन्होंने दिया। बहुत बार लोग ये कहते हैं मांगने से चीजें मिलती हैं, मगर शायद दादी जी की विशेषता थी कि किस चीज की जरूरत है वो पहले ही वो कर देती थी, वो चीजों हम को बताएं आप। और ज्ञानामृत भवन शांतिवन का और हम सबसे फर्स्ट बिल्डिंग है उनको लिटरेचर से बहुत स्नेह था जी। वो कोई भी किताब छपती थी हम उनको दिखाते थे, मैगजीन लेके जाते थे, बहुत पूछती थी वो जी कितनी छपती है। तो हम उस वक्त जब थे, मैं समझता हूँ 3 लाख तक, 2 लाख तक पहुँच गई थी दादी के। 2 लाख, अच्छा कितना खर्चा आता है ये पूछते थे, कितनी बचत होती है ये पूछते थे, कैसे सारा समाचार पूछते, पेपर कहाँ से आता है, दिल्ली से आता है, कहता नहीं 2-3 जगह से पेपर आना चाहिए, सब चीज़ें वो पूछते थे। कभी कभी आते थे भी थे, देखते भी थे। तो इस प्रकार से उनको इन बातों में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। और मैं ये कहता हूँ कि इस हमारे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट की जो फाउंडेशन रखी, उससे बहुत कुछ नहीं, हम पहले ही देख लिया। हमें पहले नहीं मालूम था कि यहाँ पर इतना बड़ा हॉल बनेगा या इतने बड़े विंग्स बन जाएंगे, ये कुछ हो जाए, किसी को पहले मालूम नहीं था जी। पहले तो सिर्फ बाबा यहाँ आएगा ये भी किसी को मालूम नहीं था जी। तो बाबा के आने से पहले, सारे विंग्स बनने से पहले और सारा कारोबार फैलने से पहले ही प्रिंटिंग प्रेस यहाँ बन गई। उसका बहुत बड़ा पार्ट था। बाबा यहाँ है और मुरली रात को छपती है, सवेरे सवेरे मिल जाती सबको। तो ये सब बातें, एक दूरदर्शिता जो दादी में थी, ये एक बहुत बड़ी थी। और सबसे स्नेह था। मैं आप एक और मिसाल देता हूँ। एक हमारे कुरुक्षेत्र से आए हुए थे कोई योग शिविर में नीचे, तो वो आप जानते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, उनका दिल नहीं लग रहा था। वो जो बड़ का दरख्त है वहाँ बैठे थे, झूले में झूल रहे थे, और दादी अपने कांटी से निकली, खाना खा के आई होंगी, और वो और नज़दीक है, उन्होंने ऐसे ऐसे किया है, हाथ हिलाया, उनको दृष्टि दी। वो इतने प्रभावित हुए, आप बात मत पूछिए, कहता इतनी बड़ी दादी और हम हमारे से मिलने के लिए आ गई, हाथ हमें वेलकम कर रही है। दे वर सो मच इम्प्रेस्ड। उनको बहुत प्रभाव पड़ा, जो ज्ञान से नहीं प्रभाव पड़ता, नहीं, वो उनको नहीं दिल लग रहा था। उसके बाद दादी के व्यवहार से, प्रेम से, इस प्रकार से उनको बहुत प्रभावित। इसी प्रकार से दादी में मेरी व्यवहार कुशलता बहुत थी। हम बताएं आपको, कोई भी जाए, कुछ कैसा भी हो, सब उनसे खुश होकर आते थे। ये बिल्कुल, ये जो घटना आपने बताई कि कोई आम व्यक्ति है और दादी कॉटेज शांतिवन में जहाँ है उसके बिल्कुल सामने बरगद का पेड़ है और वहाँ पे झूले लगे हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, बड़े भी कभी बैठते हैं। तो दादी जी का जो सहज व्यक्तित्व था कि कभी भी आ जाएंगे, कभी भी देख लेंगे। She was very easy to meet and easy to talk, everything easy। तो ये जो भले बिजी होते भी इजी थे वो, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक बात और बता आपको, दादी जो डिटर्मिनेशन बहुत था, जो कार्य करना वो करना ही है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब ये हॉल बन रहा था, डायमंड हॉल बन रहा था, और उसका उद्घाटन की डेट फिक्स थी, 96 था या 96 दिसंबर 31 दिसंबर 1996 में। अभी बहुत कार्य रहा हुआ था जी। तो दादी रोज आके देखती थी, हम भी साथ खड़े थे पीछे दादी के। अभी कई चीज़ें रही थी, मेरे मुख से ना, दादी ये उद्घाटन कैसे होगा, है तो मुश्किल, होना तो मुश्किल है। दादी का चुप चुप, होना ही है जी। अवश्य होगा, जो डेट बाबा ने दिया उस डेट को होना ही है, और बाबा को इस हाल में आना ही है जी। तो देखो दिन रात मेहनत करके खुद खड़े होकर के भी ये कार्य पूरा कराया। तो जो डिटर्मिनेशन था ना उनका, दृढ़ता, वो बहुत ज़्यादा थी। ये बात जी। एक बात मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप 1992 से यहाँ पर हैं और शांतिवन का फर्स्ट बिल्डिंग था ज्ञानामृत भवन, और जो अब सबसे पुराना बिल्डिंग है शांतिवन कैंपस में, और उसके बाद शांतिवन का इतना एक्सपेंशन हुआ जो आपने एक्सप्लेन किया जी। और सिर्फ जब बाबा पहले ऊपर शांति भवन में आते थे तो सिर्फ
यहाँ पर तपस्या धाम था और ज्ञानामृत प्रेस था और लोग आते जाते थोड़ा थे। वो छोटा मोटा और भी था। हाँ। जी। तो जब एक्सपेंशन होने लगा, जब डायमंड हॉल बना, धीरे धीरे सब कुछ शांतिवन का विस्तार होने लगा, तो जब दादी जी ने नीचे आने का डिसीजन लिया, क्योंकि दादी जी स्वयं शांतिवन में रहने के लिए आ गई, तो ये बहुत से लोगों के लिए एक उत्कंठा है कि जब माउंट आबू में पांडव भवन में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है और दादी जी स्वयं नीचे आ गए रहने के लिए, तो उस टाइम पे आप भी यहाँ थे, तो ये चेंज कैसे हुआ, क्या देखने को मिला आपको? देखिए बात ये है, मैं अपनी बताऊंगा, मैं जो सोचता हूँ, जी हम जब पहले दिल्ली से यहाँ पर आए थे, ऊपर बाबा और अव्यक्त बाप दादा ऊपर आते थे ओम शांति भवन में, जी हम यहाँ से जाते थे और रात्रि को वापस लौट के आते थे। तो हमने बहुत योग लगाया जी और पहले 95 में शायद जी बाबा नीचे टेंट में 1-2 बार आए। जी तो वो बड़ा जो वातावरण था इतना सुंदर होता था, खुला, और कोई खांसी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई खुला होता था ना, होता था। और कितनी भीड़ देखते थे हम, तो सबको लगता था ये तो बहुत अच्छा है। बाबा ने स्वयं ही कह दिया अगर आप बड़ा हाल बनाओ तो बाबा तो यहाँ ही हाल में ही आएंगे। और फिर हमारा मैं इस वक्त हमारे योग का प्रभाव था, हमने तपस्या की थी तो बाबा नीचे आने लगे, फिर और ज़्यादा तपस्या हुई तो दादी भी नीचे आ गई, फिर सारे भ्राता निर्वैर जी और सारे भाई भी नीचे आ गए। तो ये देखा जाए हमारी तपस्या का बल भी है, और साथ साथ ड्रामा अनुसार हेड नीचे आ गए तो सारा हेडक्वार्टर जैसे नीचे बन गया। तो एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि ऊपर तो कुछ बन नहीं सकता था जी और वृद्धि संख्या बहुत बढ़ रही थी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, तो वहाँ तो ऊपर सब जा भी, सब देखो अभी हमारा रास्ता बंद है तो कोई ऊपर ना आ सकता ना जा सकता है। तो ड्रामा अनुसार ये पहले ही बाबा ने नीचे प्रबंध करा दिया कि यहाँ सब आएंगे, बाबा भी यहाँ आएगा, जैसे हेडक्वार्टर ही जैसा देखा जाए। भले हम माउंट आबू लिखते हैं, सारा कारोबार तो यहाँ चल रहा है ना, सारा तपस्या यहाँ और ये सब कुछ यहाँ ऊपर भी है। ऊपर अपनी वैल्यू है कि बाबा मम्मा और वहाँ उनके चरण पड़े हैं, उनकी तपस्या भूमि कर्म भूमि रही है, परंतु ये हमारी दादी की भी तो ये वहाँ भी रही है तो यहाँ भी रही है। काम ने बहुत काम किया दादी ने, मैं बताऊँ। जब अव्यक्त बाबा अव्यक्त हुए उस वक्त थोड़े सेंटर थे, जब मैं पता नहीं बहुत चंद होंगे और लाख भी नहीं हज़ारों लोग होंगे, और जब बाबा अव्यक्त उस वक्त कितनी वृद्धि हुई है, दादी ने कितना कार्य किया है, कितने शांतिवन बना, ज्ञान सरोवर बना, कितनी क्या क्या बना, और सब बना है। ये ओम शांति रिट्रीट सेंटर बना, जब थे सब कुछ हुआ जी। जो एक्सपेंशन हुआ वो दादी जी के बहुत। ब्रह्मा बाबा ने कब से कब का 37 से 69 32 साल किया सेवा है, मतलब नहीं अब साकार रूप में, भले अभी भी हमारा कर रहे हैं वो अव्यक्त रूप में, लेकिन दादी ने 37 से लेकर के कितने साल हुए, कब तक 2007 तक। देखिए, तो इसलिए उनकी यादगार जो है ये प्रकाश स्तंभ बनाया है जी। बहुत 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 इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में, एक्सपेंशन में, करने में उनका बहुत बहुत पार्ट है। जैसे ब्रह्मा बाबा का पार्ट है, उनका भी कम नहीं है, हम बताएंगे जी। जैसे अक्सर कहा जाता है कि शिव शक्तियों को आगे किया, तो जो शक्ति स्वरूप के रूप में दादी को देखने को मिलता है, शिव शक्ति जब हम कहते भी हैं, मगर दादी को हर कोई, जितने भी आसपास जिन्होंने दादी से पालना ली है, जिन्होंने भी दादी को साकार में देखा है, वो हर कोई दादी को माँ के रूप में देखता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका संबंध दादी जब अव्यक्त होने के स्टेज पर पहुंची तब तक, जब इतना एक्सपेंशन हो गया, उसके पश्चात दादी जी और आपके बीच का संबंध किस स्वरूप का रहा? देखिए, हम बताओ, हमने बाबा मम्मा को बहुत मिस किया जी। भले इतने साल हम 12 साल रहे, आई वॉज ऑलवेज शाई पर्सन, यानी ज़्यादा हम वो जो ना आगे बढ़े, नज़दीक जाएं, उनसे मिलें, बातचीत करें, फ़ोटो खिंचाएं, ऐसा हमने पीछे पीछे रहे, सेवा में लगे रहे। हमने इस विचार किया अब हम मधुबन में आए तो दादी से रोज़ मिलेंगे और दादी से और नज़दीक आएंगे, उनसे हम अब पीछे नहीं रहेंगे। जैसे हम रोज़ रात दादी को मिलने जाया करते थे, मुरली दादी को भी सुनाती थी, तो कुछ चंद लाइनें, या कुछ जब उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी तो निर्वैर भाई मुरली सुनाते थे, और 10 बजे तक हम वहाँ बैठते थे।
जी। फिर बाबा कमरे में जाते थे उनके साथ, साथ में बाबा कमरा है वहीं। तो बस 10 बजे दादी कहती 10 अब बस, अब हम चलते हैं। सब अपनी दादी आती थी, हम भी वापस आते थे। कोई ना कोई चिट चैट होती रहती थी। जैसे अब मैंने बताया ना, न मान चाहिए, न मरतबा चाहिए, न मनी चाहिए, न मेहमा चाहिए। दादी इस प्रकार से और भी कई भिन्न भिन्न समाचार दादी सुनाती थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन में आने की हमने कोशिश की। और क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट था ये प्रिंटिंग का, तो उससे काफ़ी था। वो हम हमारे पूछते रहते थे कैसे चल रहा है, क्या है, सारा समाचार उनको हम देते रहते थे। और उन्हें वो मैं का शक्ति रूपा ऐसी थी, वो जो डिसीजन करेंगी उसको फॉलो कराएंगे वो, और वो उनका डिसीजन फाइनल होता था। यानी कि डिसीजन को अब वो करे फिर और कोई बदल दे उसको नहीं, वो किसी को कह भी सकते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। अभी आजकल वो इस प्रकार से नहीं है, सब थोड़ा वो ज़्यादा, लेकिन उनका जो डिसीजन होता था, सबसे राय भी करती थी, लेकिन वो डिसाइड करके फाइनल कर देती थी। शक्ति स्वरूप थे, ऐसी बात नहीं, पावरफुल। जी। जैसे ये आपने कहा कि बहुत ही पावरफुल, बहुत ही डिटरमाइंड थी कि अगर उन्होंने कहा तो ये चीज हो जाती थी। और करना है, टाइम फिक्स करके करना ही है। अच्छा, ये बात कि मतलब, और शी वॉज लवफुल, वेरी लवफुल, आई टेल यू, बहुत प्यार, स्नेह प्यार था। सबका ध्यान भी रखते थे। कोई एक बार बीमार हो गया मैं, वो देखने के लिए आया, ग्लोबल में यहाँ है। यहाँ भी मैं जब आ गया तो ठीक हो के आया, तो फिर भी ऊपर आने लगे थे। मैं कहा दादी नहीं, मैं नीचे आ रहा हूँ ऐसे। नहीं, वो लवफुल भी थी और लाफुल भी थी, और ज़्यादा लवफुल ज़्यादा थी। तो प्यार प्रेम से सबसे काम हो जा करा लेते थे। ये जो प्यार का गुण है कि बहुत को साथ में लेके चले। कभी हम खाना खाते थे उनसे बैठ करके, मिल करके खाना खिलाते थे। कभी वो प्यास ने सिर पे हाथ रख देंगे, कभी कुछ कर देंगे। लविंग, शी वॉज वेरी लविंग दादी। जी। दादी जी के जीवन से आपने उनके अंग संग्रह के बहुत सारी प्रेरणाएं ली होंगी, जो उनको देखकर ऐसा लगा होगा आपको कि ये एक प्रेरणा मूर्ति है, इनसे मैं ये सीख सकता हूँ, या ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। ऐसी कोई बात है जो आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप शेयर करना चाहें? एक बात तो ये है कि मैंने तो ये पहले कहा ना कि जो बाबा में गुण थे वो दादी में गुण थे। तो जैसे अब लवफुल थी, हम भी सोचते हैं कि हर एक से स्नेह प्यार से चले, हर एक की जो जिसकी जो ज़रूरत है उसको बगैर उनके कहे उनको पूर्ण करें, उनको हमें वो कहना ना पड़े, उनको स्नेह से चलाएं, सबको चलाते चले, किसी को वो ना करें हम, जैसे उनको फीलिंग आ जाए, कुछ हो जाए। तो ये जो बातें हैं, यानी सबको चलाना है, सबको अब मिलकर चलना है, ये दादी में बहुत कुछ था। मैं देखते दादी मीटिंग करती थी, कोई भी काम होगा तो मीटिंग करेंगी, सबकी राय लेंगी, सबसे पूछेंगी। ये यानी उनसे ये करना था। दूसरा हारमोनी, उनने एक दफ़ा कहा जब फंक्शन हो रहा था कि कोई आप ज़्यादा बहस मत करो, मानो आपकी गलती नहीं भी है तो कहो हारमोनी करने के लिए अपनी हार मान लो। यस, आप बड़े हम छोटे, वो मान करके चलो। हारमोनी करने के लिए अपनी हार मान लेना अच्छा है, अपने को नीचे झुका के चलना बहुत अच्छा है। ये बात उनमें थी। तो खैर उनको ऐसा नहीं, परंतु वो उनकी एक वर्षन थे, भाई हार अपने को छोटा समझ लो ताकि झंझट झगड़ा ना हो, ये बात थी। दूसरा देखिए उनमें प्योरिटी कूट के भरी हुई थी, हम देखते थे। यानी जो बाबा जो कहते हैं वफादार, फरमा बरदार, यज्ञ के आज्ञाकारी बाबा के, और मुरली पर बहुत ध्यान था। हम जब देखते थे मुरली सामने पड़ी होती थी। ये बातें नहीं होंगी, हम वो सीखा है उनसे। हम भी यज्ञ के प्रति वफादार रहे, ईमानदार रहे, फरमा, वो हमारे में गुण पहले भी थे, हम बताएं आपको, लेकिन उनके कनेक्शन में आने से और ये बातें पॉलिश हो गई, गुणों को रियली अटेंशन शुरू से हमारा था कि यज्ञ के प्रति वफादार रहे, फरमा बरदार रहे, पवित्रता को अपनाए, सब कुछ ठीक है। लेकिन दादी के कनेक्शन में आने से ये और छाप लगती है ये बात। ये जो दादी जी के संस्मरण आप सुना रहे हैं, आपके अनुभव जो आपको मिले, बहुत सारे ऐसे हैं जो दादी जी को नहीं देख पाए हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो दादी जी के अव्यक्त होने के बाद
इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को मिस करते होंगे। वो ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि हमें दादी जी को देखने का मौका नहीं मिला। ये बिल्कुल वैसा ही मौका है जो अव्यक्त बाप दादा के समय में लोग आते हैं जिन्होंने साकार बाबा को नहीं देखा, वो लोग भी ऐसे दादी जी को मिस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग वो मिस कर रहे हैं, वो दादी जी की पालना मिस कर रहे हैं, उनको वही एक्सपीरियंस करना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जो दादी जी में गुण हैं, वो जब भी हमारे कोई दादी जी का होता है, कभी 25 अगस्त आएगा, हम हर बार एक पुस्तक छपाते हैं जी। और सबको बांटी जाती है। और दादी जी के पर कई भी चीज़ें उनकी वो छपा हुआ है, कई जगह, कई प्रकार से उनकी पुस्तकें भी हैं। वो पढ़ते होंगे और सुनते भी होंगे। अब देखो, अब ये दादी जी का 25 अगस्त आएगा, बहुत लोग सुनाएंगे। और वास्तव में उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है दादी जी की, उसको देख कर ही बहुत कुछ प्रेरणा मिल जाती है। और उनके देखो, उनने लास्ट में निमित्त थे, निर्माण थे और निर्मल वाणी थी उनकी। ये सारा उनके 3 शब्द हैं। तो अगर उन धारणाओं के ऊपर चलते हैं और जो रोज़ मुरली में आता है बाबा की बातें, जैसे दादी ने किसको फॉलो किया, बाबा को फॉलो किया, बाबा के ज्ञान मुरली को फॉलो किया। अगर हम भी वही फॉलो करते हैं तो काफ़ी कोई प्रेरणा मिल सकती है। हमें कोई दादी को याद नहीं करना है। बाबा कहता मुझे याद, ब्रह्मा बाबा कहता मुझे भी याद नहीं करना। दादी कहती मुझे थोड़ा कोई स्थूल में याद करना है। जो उनमें गुण हैं, जो उनने कार्य किए हैं, डिटर्मिनेशन, ये सब, ला था, स्नेह था, प्यार था, कोई रेखाएं नहीं थी चिंता की, ये सब बातें, इतना कुछ होते हुए भी, इतना बड़ा कारोबार होते हुए भी उनको निश्चिंत थे वो। तो ये हमें भी वही वैसे बनना है, कुछ भी हो जाए। हम कहते हैं हमारा अपना इतना बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है, कितनी मशीनें हैं, क्या कुछ होता है, कुछ नहीं होता, कई बातें हो जाती हैं। लेकिन हम निश्चिंत हैं कि ये ठीक, अब आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। जी। जैसे दादी कभी वरीड नहीं थी, तो हमको भी इन बातों में वरी नहीं करनी चाहिए। जो ड्रामा में हो रहा है कल पहले माफे वही होगा, और निश्चित है, इसलिए निश्चिंत है। जी। दादी भी निश्चिंत थी, हम उनको फॉलो करके निश्चिंत हैं। जितने और भाई बहन भी हैं, निश्चिंत होकर के बाबा की याद में रह करके दादी को भी सामने रख सकते हैं, उनको भी देखते हुए कैसे वो निश्चिंत थी। स्वयं को निश्चिंत करके आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ करना है। जी। एक बार बताऊं आपको, मैं एक हमारा मैगजीन का छपा एडिशन ज्ञान अमृत, मैंने दादी को पढ़ के दिखाया और उसका एक लेटर लंदन से आया हुआ था, बहुत बढ़िया। उस आर्टिकल को पढ़ करके उसको बहुत बढ़िया उसने लेटर लिखा था। दादी ने कहा इसको मैगजीन में छापो। तब से हमने लेटर टू एडिटर हमने छापना शुरू किया। जी। दादी ने कहा इतना अच्छा, और वो फॉरेन से आया है, आप इसको मैगजीन में छापो। हमने छापना शुरू किया और पूरा लेटर छापा, काफ़ी बड़ा था। उसके बाद फिर संपादक के नाम पत्र छपने शुरू हुए। जी, वो भी दादी जी की प्रेरणा से शुरू हुए, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा था। कहता है इतनी महिमा उसने लिखी है कि कुछ तो उसने समझा होगा, फॉरेन का आदमी है। बहुत बहुत सुंदर अनुभव सुनाया भाई जी आपने। और मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक मित्र जो घर बैठ के देख रहे हैं, उनको भी ये संस्मरण सुन के वो यादें ताज़ा हुई होंगी जो पुराने समय के हैं, और जो नए हैं उनके सामने ये दृश्य सदृश्य होकर आए हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। इतने सुंदर अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भाई जी। तो ये थे दादी जी के संस्मरण ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी के साथ, और आशा करते हैं कि ये सारे संस्मरण आपको भी बहुत पसंद आए होंगे। दादी जी के इन्हीं संस्मरणों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।